हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, और आज है लेक्चर नंबर 2। ठीक है, दूसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं आज हम। कल के लेक्चर में हमने पढ़ लिया था माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और उसके पहले हमने पढ़ा था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, यानी कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। ठीक है भाई, आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। ठीक है भाई, वाहित मल उपचार में वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। ठीक है, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। ठीक है, ये कुछ फोटोज आपको दिख रही होंगी बेटा, इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। इन फोटोज पर जाने से पहले एक तो मैं आपको बता दूं कि वाहित मल आखिरकार होता क्या है। समझ रहे हो? सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये जो वाहित मल है, सीवेज, आखिरकार ये होता क्या है। वाहित मल यानी कि सीवेज, ये क्या होता है ना? ये बेटा आसान भाषा में अगर आप समझे तो आप कह सकते हैं गंदा पानी। बहुत गंदा पानी भाई, बहुत गंदा पानी। कूड़ा करकट, मल मूत्र, रोगाणु, सब इसमें क्या है बेटा, उपस्थित रहेंगे। वाहित मल मल की अगर आप बात करें तो आप कहेंगे ये क्या है, अपशिष्ट जल है ना। नगर निगम का क्या है, अपशिष्ट जल। नाली वाली होती ना आपके घर के सामने, इसके अंदर क्या क्या है, वही सब है ये। ठीक है, अपशिष्ट जल। इसके अलावा क्या हो जाएगा, इसमें उपस्थित रहेगा मल मूत्र। मल मूत्र, और क्या उपस्थित रहेगा भाई, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ काफी मात्रा में उपस्थित होता है। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, और बहुत सारे तो ऐसे हो सकते हैं जो रोगजनक होंगे। रोगजनक सूक्ष्म जीव। ठीक है, ये भी हो सकता है कि वो रोगजनक ना हो, लेकिन बहुत सारे उनमें से ऐसे होते हैं कि जो रोगजनक है। अगर आप वैसा गंदा पानी, मान लीजिए वो गंदा पानी नदी में गया, वो नदी का पानी आपने पी लिया, आप बीमार हो सकते हैं। आपने नहीं भी पिया, समझदार है आप, तो जो एक्वेटिक फ्लोरा और फना है, जलाशयों में, वाटर बॉडीज में, नदी में, झरने में, जो प्लांट और एनिमल है, उनके लिए क्या है, ये हार्मफुल है। तो वाहित मल जो है, देखिए जरा ध्यान से समझिए, ये जो वाहित मल है, वाहित मल, ठीक है, वाहित मल का क्या है, ये अनुपचारित है। इसका कोई उपचार नहीं हुआ है, अनट्रीटेड है। और ये उपचारित है, ट्रीटमेंट हुआ है। तो अनुपचारित वाहित मल को, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं कि वाहित मल वाला जो जल है, इसको आप नदी, झरना इत्यादि में नहीं छोड़ सकते डायरेक्ट, है ना। नदी, झरना इत्यादि में डायरेक्ट आप इसको नहीं छोड़ सकते। अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलेंगी, एक्वेटिक जो फ्लोरा फना है उनको हार्म होगा। लेकिन ये जो उपचारित वाहित मल है, इससे आप नदी, झरना इत्यादि में छोड़ सकते हैं। नदी, झरना इत्यादि में आप इसे छोड़ सकते हैं। यानी आपको इसका क्या करना पड़ेगा, उपचार करना पड़ेगा। वाहित मल उपचार करना पड़ेगा भाई आपको। उपचारित है अगर वो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाहित मल का उपचार करना पड़ेगा, सीवेज का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा मित्रों। और इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, बताइए जरा। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, इसके लिए आपको चाहिए होगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि वाहित मल उपचार संयंत्र। क्या चाहिए होगा, वाहित मल उपचार संयंत्र। वाहित मल उपचार संयंत्र, अर्थात सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी। पूछेंगे एसटीपी कहाँ से आया, सीवेज का एस,
ट्रीटमेंट का टी और प्लांट का पी। ओके, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अच्छा बच्चों, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इसमें ये जो प्रक्रिया है, पूरी की पूरी प्रक्रिया, ये 3 स्टेप में पूरी होती है। तीसरा वाला स्टेप एनसीईआरटी ने आपको नहीं पढ़ाया, मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहला है प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार बच्चों, प्राथमिक उपचार जो है वो एक भौतिक प्रक्रिया है, फिजिकल प्रोसेस है। प्राथमिक उपचार क्या है भाई? प्राथमिक उपचार जो है वो एक भौतिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया, राइट, फिजिकल प्रोसेस। फिर भाई जी हम बात करेंगे द्वितीयक उपचार, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, आप कहेंगे जैविक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया। और बच्चों फिर हो जाएगा यहाँ पर तृतीयक उपचार। तृतीयक उपचार भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है वो, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, जल की कठोरता को दूर करना, वाटर की हार्डनेस को खत्म करना, वो वाला सब काम तृतीयक उपचार में होता है। यहाँ पर एनसीईआरटी ने नहीं पढ़ाया आपको, मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा। ये 3 काम है भाई। अब मान लीजिए वाहित मल आया, ठीक है ना, वाहित मल आया, वाहित मल। तो भाई ये जो वाहित मल है, ये जो क्या है, वाहित मल है, पहले आप क्या करेंगे बताइए जरा मुझे। पहले क्या करेंगे आप? पहले इसका आप कराएंगे प्राथमिक उपचार। पहले आप इसका क्या कराएंगे भाई? प्राथमिक उपचार। और जो प्राथमिक उपचार है ना, ये 2 पदों की प्रक्रिया है, इसमें भी मतलब 2 काम हो रहे हैं। एक होगा सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, यानी कि अनुक्रमिक निस्यंदन। अनुक्रमिक निस्यंदन, छानना, फिल्टर करना। जो ज्यादा कठिन शब्द है मैं उनका इंग्लिश भी लिखता जा रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप परेशान ना हो। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। और दूसरा है अवसादन। अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन। अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन। ये जो प्रक्रिया है अनुक्रमिक निस्यंदन की, अनुक्रमिक निस्यंदन में क्या होगा मित्रों, ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है ना। अनुक्रमिक निस्यंदन में हमें क्या करना है? चीजों को छानना है ना। जो तैरता हुआ कूड़ा करकट, तैरता हुआ कूड़ा करकट हटाया जाएगा। तैरता हुआ कूड़ा करकट हटाया जाएगा इस विधि के द्वारा, ठीक है, छान लिया जाएगा। और अवसादन में क्या होगा? आप कहेंगे कि ये जो मिट्टी है, आप कहेंगे मिट्टी, रेत, कंकड़ इत्यादि, छोटे कंकड़ पत्थर इत्यादि को अवसादन द्वारा निष्कासित किया जाएगा। अवसादन द्वारा निष्कासित किया जाएगा। अवसादन द्वारा, अवसादन का मतलब एक तरीके से तलटी पर जमना, इकट्ठा होना। निस्यंदन मतलब छानना। तो कचरा पट्टी है पूरा, जो छाना जा सकता है उसको छान लिया, समझ रहे हो। और बाकी चीजें क्या हो जाएंगी? जमीन पर बैठ जाएंगी। अच्छा, वो ठोस जो बैठ जाता है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वो ठोस जो बैठ जाता है, अवसादन हो जाता है जिसका,
ठीक है, ठोस जो बैठ जाता है उसे कहा जाएगा प्राथमिक आपंक। क्या कह दिया जाएगा उससे बेटा? प्राथमिक आपंक, इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी स्लज। प्राथमिक आपंक यानी कि प्राइमरी स्लज। और प्लावी जो है, प्लावी सुपरनीटेंट, जो तैरता रहता है एक तरीके से, जो सुपरनीटेंट है उसको क्या कहा जाएगा? बहिस्राव कहा जाएगा। और ये पहली बार यहाँ पे बन रहा है बहिस्राव, तो इसे कह देंगे प्राथमिक बहिस्राव। प्राथमिक बहिस्राव अर्थात प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी इफ्लुएंट। ठीक है मित्रों, अनुक्रमिक निस्यंदन और अवसादन दो प्रक्रियाएं हैं, छानना और तलहटी पे बैठाना। जो बैठ गया वो प्राथमिक आपंक स्लज, जो बहिस्राव है प्राथमिक बहिस्राव या प्राइमरी इफ्लुएंट। अब बच्चों ये जो प्राथमिक बहिस्राव है, ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है, ठीक है ना, इसको सेटलिंग टैंक से, प्राइमरी सेटलिंग टैंक से कहां पर ले जाएंगे? द्वितीयक उपचार के लिए ले जाएंगे। यानी ये जो प्राथमिक बहिस्राव है, ध्यान से सुनिए बेटा, ये जो प्राथमिक बहिस्राव है अब ये जाएगा द्वितीयक उपचार के लिए। प्राथमिक बहिस्राव जो है वो जाएगा द्वितीयक उपचार के लिए भाई। द्वितीयक उपचार, प्राथमिक बहिस्राव जाएगा द्वितीयक उपचार के लिए। और द्वितीयक उपचार में भी आप जानते हैं दो चीजें होती हैं भाई साहब, द्वितीयक उपचार में भी तो दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी दो चीजें होती हैं? तो बेटा एक तो आपको चाहिए यहाँ पर कि एक वायवीय टैंक होगा। क्या होगा बंधु? वायवीय टैंक। तो कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो इस वायवीय टैंक में, एरोबिक टैंक में पूरी होंगी, और कुछ ऐसी होती हैं जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में पूरा होती हैं। अर्थात अवायवीय, अवायवीय आपंक संपाचित्र, अवायवीय आपंक संपाचित्र एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब देखो क्या क्या काम हो रहा है वायवीय टैंक में, है ना। वायवीय टैंक में क्या काम हो रहा है वो समझिए। पहली बात तो यहाँ पर बहिस्राव को, ये जो बहिस्राव है, जो प्राथमिक बहिस्राव है, इसको यांत्रिक रूप से लगातार हिलाया जाता है। यांत्रिक रूप से लगातार हिलाया जाता है। क्यों हिलाया जाता है बेटा? ताकि वायु, ऑक्सीजन मिलती रहे। और वायु भी पंप की जाती है, मेन काम तो ऑक्सीजन का है। एक तो इसको लगातार हिलाया जाता है और प्लस वायु भी पंप की जा रही है, ताकि हर पार्ट को क्या होता रहे बेटा? ऑक्सीजन जो है वो मिलता रहे। आगे बात समझ में? ऑक्सीजन मिलता रहे बेटा। तो यहां पर क्या होगा? अब जब ये चीजें चल रही हैं तो सूक्ष्म जीव यहां पर क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। सूक्ष्म जीव प्रबल रूप से वृद्धि करेंगे। सूक्ष्म जीव प्रबल रूप से वृद्धि करेंगे। एवं एवं उर्वरक का निर्माण होगा। एवं उर्वरक का निर्माण होगा। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये उर्वरक क्या होता है? बताता हूँ बेटा क्या होता है उर्वरक। ये जो उर्वरक है इसे इंग्लिश में कह दिया जाता है फ्लॉक्स। फ्लॉक्स। अच्छा, खास बात क्या है इसकी? आप कहेंगे ये है
जीवाणु तथा कवक का समूह, जीवाणु व कवक का समूह। और आसान भाषा में समझना चाहो तो झुंड। एक झुंड बना लेते हैं बैक्टीरिया और फंजाई, फंगल फिलामेंट मिलकर, जिसे उर्वरक यानी कि फ्लॉक्स कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? फ्लॉक्स। अब जब ये सूक्ष्म जीव वृद्धि करते हैं तो आप ऐसे समझिए कि ये ऑर्गेनिक भाग जो है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो कार्बनिक पदार्थ है, उसका क्या करा रहे हैं? पाचन करा रहे हैं, अपघटन करा रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो आप कहेंगे कि वृद्धि के दौरान सूक्ष्म जीव, वृद्धि के दौरान सूक्ष्म जीव, वृद्धि के दौरान सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थ का या कार्बनिक पदार्थ के प्रमुख भाग की, प्रमुख भाग की खपत, या इसको कह सकते हैं अपघटन कराएंगे, करेंगे या कराएंगे, समझ जाइए। उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। और इसकी वजह से बीओडी जो है वो कम होने लगता है। बीओडी क्या है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। बीओडी महत्वपूर्ण रूप से कम होने लगेगा। बीओडी महत्वपूर्ण रूप से कम होने लगेगा। बीओडी महत्वपूर्ण रूप से कम होने लगेगा। ठीक है भाई, बीओडी जो है वो वैल्यू कम होने लगेगी। बायोकेमिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है वो कम होने लगेगी। क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ, बस पहले अभी इतना समझ लीजिए कि बीओडी जो है वो कम होने लगेगी। और भाई जब बीओडी कम होने लगेगी तो आप समझ जाएंगे कि अब इसका डाइजेशन होने लगा है। ठीक है, जब बीओडी जो है, बीओडी पर्याप्त रूप से कम हो जाए, आप कहेंगे बीओडी के पर्याप्त रूप से कम होने पर, बीओडी के पर्याप्त रूप से कम होने पर या कम हो जाने पर, हो जाने पर वाहित मल को, अब जो भी बचा हुआ है जितना, वाहित मल को सेटलिंग टैंक में भेजेंगे। सेटलिंग टैंक में, जो निषादन टैंक है, सेटलिंग टैंक है में भेजते हैं। और बेटा जब भी आप इसको सेटलिंग टैंक में भेजते हो तो जो उर्वरक है, उर्वरक ऐसे लिखेंगे, जहां, जहां लिख दूं पहले में, भेजते हैं जहां, जहां उर्वरक, जहां उर्वरक अवसाद में परिवर्तित होने लगता है, जहां उर्वरक अवसाद में परिवर्तित होता है। और ये जो अवसाद है इसको कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज या सक्रिय तापंक। इस अवसाद को, इस अवसाद को, इस अवसाद को सक्रियत आपंक, सक्रियत आपंक इंग्लिश में कह देते हैं एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। ये जो अवसाद बन रहा है इस अवसाद को क्या कह दिया जाएगा? एक्टिवेटेड स्लज कह दिया जाएगा। क्या कह दिया जाएगा? एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज कह देंगे बेटा, एक्टिवेटेड स्लज कह दिया जाएगा। क्या कह दिया जाएगा? एक्टिवेटेड स्लज। आप कहेंगे सक्रियत, सक्रियत आपंक की, सक्रियत आपंक की या सक्रियत आपंक का मुख्य भाग, सक्रियत आपंक का मुख्य भाग, सक्रियत आपंक का मुख्य भाग अवायवीय,
अवायवी अवायवी आपंक संपाचित्र में भेजी जाएगी। सकृत आपंक का मुख्य भाग अवायवी आपंक संपाचित्र में भेजा जाएगा एवं एवं थोड़ी सी मात्रा आरंभक के रूप में वायवीय टैंक में भेजी जाती है। वायवीय टैंक में भेजी जाती है। वायवीय टैंक में भेजी जाती है, ये वाली बात है भाई। सुनो क्या हुआ, ये जो सीवेज है इसका प्राथमिक उपचार कराया हमने, प्राथमिक उपचार, ठीक है, निस्यंदन और अवसादन कराया। जो बैठ गया वो आपंक, जो अभी भी जल के जैसा कुछ तरल है वो प्लावी, उसको हम लोग ले जाएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एक तो वायवीय टैंक है जहां पर इस बहिस्राव को लगातार हिलाया जाएगा, ठीक है ना, और साथ ही साथ क्या किया जाएगा बेटा मुझे बताइए, वायु पंप की जाएगी। तो यहाँ पर माइक्रोब्स की ग्रोथ होएगी, बैक्टीरिया और फंजाई अपना झुंड बनाएंगे जिससे फ्लॉक्स अर्थात उड़क कहा जाएगा। और जब ये वृद्धि कर रहे होंगे तो जो वो ऑर्गेनिक मैटर है, वो जो कार्बनिक पदार्थ है, उसका अपघटन भी करा रहे होंगे। जब कार्बनिक पदार्थ का अपघटन हो रहा होगा तो आप यह देखेंगे कि वहां पर जो बीओडी की वैल्यू है वो कम हो रही है, और जब एक बीओडी वैल्यू ठीक ठाक कम हो जाएगी, पर्याप्त मात्रा में कम हो जाएगी, तो फिर इसे एक सेटलिंग टैंक में ले जाएंगे जहां पर ये जो फ्लॉक्स है या अवसाद में परिवर्तित होगा, जिसे एक्टिवेटेड स्लज या सकृत आपंक कहते हैं। ये जो सकृत आपंक है इसका थोड़ा सा हिस्सा वायवीय टैंक में पुनः भेजा जाता है आरंभक या निवेश द्रव्य के रूप में, इनोकुलम के रूप में। ज्यादा हिस्सा इसका हम कहाँ भेजेंगे, अवायवीय आपंक संपाचित्र। ये जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है, ये जो अवायवीय आपंक संपाचित्र है, इसमें आप कहेंगे कि अवायवीय सूक्ष्म जीव, माफ कीजिएगा, अवायवीय सूक्ष्म जीव बचे हुए आपंक एवं वायवीय सूक्ष्म जीवों का पाचन करेंगे। सब भाई जी खा पी के बराबर हो गया मामला, समझ रहे हो आप, उसको जो है वो खा पी के खत्म कर देंगे। जो भी चीज थी, जो भी चीज थी भाई, ठीक है ना, जो भी चीज थी उसको खत्म कर देंगे। इस दौरान आप देखेंगे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण भी होता है। और यहां से जो बहिस्राव बचता है, बचा हुआ बहिस्राव, यहां से भी जो बचा हुआ बहिस्राव नदी इत्यादि में छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, छोड़ दिया जाता है। फिर वहां उसका तृतीयक उपचार होता है, टर्सरी उपचार होता है। ये है मामला। तो ये इस तरीके से द्वितीयक उपचार होता है, पहले वायवीय टैंक में और फिर बाकी बचा खुचा काम अवायवीय, जो आपका क्या है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है, अवायवीय आपंक संपाचित्र। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो मुख्य नदियां हैं बेटा, हमारी जो क्या है मुख्य नदियां, उनको साफ व स्वच्छ बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, ये अलग चीज अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, कि जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
उन्होंने हमारी प्रमुख नदियों को साफ करने के लिए ऐसे कुछ प्लान बनाए। गैप अर्थात गंगा एक्शन प्लान, कि जो गंगा नदी है उसको साफ स्वच्छ रखा जाए। और ऐसे यमुना को साफ रखने के लिए जो प्लान बनाया गया, YAP अर्थात यमुना एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान। यहाँ पर बेटा एक छोटी चीज रह गई है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और वो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है ना? क्या है वो है बेटा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पर मैं आपको पढ़ा देता हूँ। BOD, BOD अर्थात बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है भाई, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या भला है ये? ठीक है, आप कहेंगे कि ऑक्सीजन की वह मात्रा, उसको मापते कैसे हैं, डिफिनेशन अगर कभी लिखना पड़े तो ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जीवाणुओं द्वारा जो जीवाणुओं द्वारा जो जीवाणुओं द्वारा जो जीवाणुओं द्वारा 1 लीटर जल में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा 1 लीटर जल में उपस्थित 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है, यानी 1 लीटर जल में जो टोटल अशुद्धियां हैं, जो पॉल्यूशन है, जो कचरा है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए बैक्टीरिया को जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, बैक्टीरिया को जो ऑक्सीजन चाहिए, उसे ही हम लोग क्या बोल देंगे बताइए जरा? BOD कह देंगे, BOD। यानी कि BOD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बनिक अपशिष्ट। कार्बनिक अपशिष्ट, या अगर इसे आप प्रदूषण की दृष्टि से देखें तो आप कहेंगे BOD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रदूषक, जो प्रदूषण फैलाते हैं। और आसान भाषा में मेरे तरीके से बता दूं, कचरा, कि जल में कितना कचरा उपस्थित है। भाई आप खुद सोचो ना, ये जल है, ठीक है, इस जल में कचरा जितना ज्यादा होगा, ध्यान से समझिएगा, इस जल में कचरा जितना ज्यादा होगा, जल में कचरा जितना ज्यादा होगा, उसको खत्म करने के लिए आप ऐसे समझो कि जीवाणु ज्यादा चाहिए होंगे, या कह लीजिए कि जीवाणु को काम ज्यादा करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन जो है ज्यादा चाहिए होगी। यानी कि जितना ज्यादा कचरा, उसके ऑक्सीडेशन के लिए जीवाणु को उतना ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, यानी BOD की वैल्यू उतनी ही ज्यादा रहेगी, उतनी ही अधिक रहेगी। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो एक सुंदर सुंदर सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं सजा के, कि अपशिष्ट जल का, गंदे पानी का, अपशिष्ट जल का BOD जितना अधिक होगा, अपशिष्ट जल का BOD जितना अधिक होगा, अपशिष्ट जल का BOD जितना अधिक होगा, इसकी प्रदूषण क्षमता, इसकी प्रदूषण क्षमता, इसकी प्रदूषण क्षमता उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी। मतलब समझ रहे हो आप? मतलब समझ रहे हो आप कि भाई BOD जितनी ज्यादा, है ना, जल में प्रदूषण उतना ज्यादा,
यानी कि कार्बनिक पदार्थ की उतनी मात्रा अधिक। ये है घूम फिर के बात, कचरा बहुत ज्यादा है भाई। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा यहाँ पर वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। अब ये देखिए जरा, ये यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम से। ये जब आप इसे देखेंगे तो ये क्या है, ये सीवेज आया जितना छाना गया, ठीक है, और फिर उसके अलावा हमने क्या किया, कुछ पार्ट जो है उसका हमने निस्संदन कराया, अवसादन कराया, एक तरीके से आप कहेंगे। तो ये जो है ना, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट, और ये पूरा जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये इधर क्या है, वायवीय टैंक वाला काम है। ये काम कहाँ पर हो रहा है बच्चों, वायवीय टैंक में। और ये देखो बायोगैस वगैरह बन रहा है, यानी कि ये कहाँ पर हो रहा है, अवायवीय आपंक संपाचित्र। ठीक है, यहाँ से भी समझ सकते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये तो प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया पूरा मिला के, और ये जो है वो टर्सरी ट्रीटमेंट है। ये एरिएशन टैंक है, और ये यहाँ पर क्या होगा ये बताओ जरा, अवायवीय आपंक संपाचित्र। ये है दोस्तों मामले, इस तरीके से ये काम चलता है। ये देखते चलिए। ठीक है, पहले प्राथमिक उपचार कराएंगे, जिसमें क्या क्या है बच्चों, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन है और सेडिमेंटेशन है। ठीक है ना। फिर ये द्वितीयक उपचार, ये गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, बीओडी। और अब ये एक सवाल है बेटा, इसको करते हैं, ये जरा एक सवाल है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा ये। क्या कह रहे जल के 3 नमूने लो, जल के 3 नमूने, 3 सैंपल लिए हमने। ठीक है, ले लिया। नदी का जल, अनुपचारित वाहित मल, वाहित मल उपचार संयंत्र से निकला द्वितीयक बहिस्राव। इन तीनों नमूनों पर आ, बा और सा का लेबल लगाओ। फिर इसमें जो प्रयोगशाला कर्मचारी, उसको पता नहीं कि कौन क्या है, बस आ, बा, सा का बीओडी रिकॉर्ड किया गया, जो 20 मिलीग्राम पर लीटर, 8 मिलीग्राम पर लीटर और 400 मिलीग्राम पर लीटर निकला। इन नमूनों में कौन सा सबसे अधिक प्रदूषित नमूना है, इस तथ्य को सामने रखते हुए कि नदी का जल अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ है, क्या आप सही लेबल प्रयोग कर सकते हैं। देखो भाई, क्या क्या लिया गया था पहले तो ये समझो। तो एक तो लिया गया था नदी का जल, नदी का जल। दूसरा क्या लिया गया था बच्चों, अनुपचारित वाहित मल, अनुपचारित वाहित मल, यानी कि सीवेज जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। और तीसरा लिया गया था द्वितीयक बहिस्राव, यानी कि थोड़ा बहुत तो साफ हुआ ही है वो कचरा, द्वितीयक बहिस्राव। अब आपके पास वैल्यू क्या क्या है बताओ जरा। एक है 8 मिलीग्राम पर लीटर, आप समझ सकते हो कि ये सबसे ज्यादा साफ होगा, यानी कि ये हो जाएगा बी, बी बेटा, सबसे सर्वाधिक स्वच्छ, इन तीनों में सर्वाधिक स्वच्छ नदी का जल। फिर क्या है 20, अच्छा उसके बाद क्या है अनुपचारित वाहित मल, ये सबसे ज्यादा होगा बेटा, 400 मिलीग्राम पर लीटर। ये सी लेबल लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, सर्वाधिक गंदा, प्रदूषित, है ना, गंदा या प्रदूषित। और फिर जो नदी का जल है वो कितना हो जाएगा, 20 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि यहाँ पर हम लोग लगा देंगे लेबल 1। तो ए हो जाएगा सेकेंडरी इफ्लुएंट, 20 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी है उसका। ठीक है, बी हो जाएगा नदी का जल, 8 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी आएगा। और 400 मिलीग्राम पर लीटर ये बीओडी रहेगा अनट्रीटेड सीवेज का, अनुपचारित वाहित मल का। ठीक है जी, चलो भाई। अब इसके बाद में आपको पढ़ाएंगे बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव। ठीक है भाई, बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव क्या है ये माजरा, आइए समझते हैं। बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव, अगली चीज जो हमें पढ़नी है, बायोगैस यहाँ पे लिख देता हूँ,
बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव, बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव, ठीक है भैया, बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव। आप सब जानते हैं कि ये जो बायोगैस है ये ज्वलनशील होता है। कैसा होता है बेटा? ज्वलनशील। और यही वजह है कि हम इसको ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये ज्वलनशील है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं? ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। बायोगैस जो है बच्चों, ध्यान से समझेंगे आप, उसमें क्या क्या हो सकता है? तो मुख्यतः या तो मीथेन होता है, CO2 है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन है, यहाँ तक कि नाइट्रोजन है। एक चीज याद रखेंगे बेटा, बायोगैस में ऑक्सीजन कभी भी नहीं पाया जाएगा। ऑक्सीजन कभी भी उसका पार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये बायोगैस बनता कैसे, ये भी समझने वाली बात, ये भी बेटा समझने वाली बात। क्यों है समझने वाली बात, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। क्यों है समझने वाली बात? क्योंकि आपको ना एनसीईआरटी ने बायोगैस फॉर्मेशन का सिर्फ तीसरा स्टेप समझाया है। मान लीजिए आप बायोगैस बनाएंगे, आपके पास गोबर है, कीचड़ है, भूसा है, सूखी पत्तियां हैं प्लांट की, कुछ भी है, सड़ा के बनाना है। यानी कि बेटा आपके पास है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, आपके पास क्या क्या है? आपके पास है प्रोटीन, वसा, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज इत्यादि। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, ये चीजें हैं भाई, ये चीजें हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले बेटा इनके मोनोमर बनेंगे। सबसे पहले इनके क्या बनेंगे? मोनोमर। मोनोमर यानी कि एकलक। सबसे पहले इनके मोनोमर बनेंगे बेटा, एकलक ये कह लीजिए या मोनोमर कह लीजिए। मोनोमर, मोनोमर बनेंगे। ये जो मोनोमर बन चुका है, अब इस मोनोमर से बनेगा अलग अलग तरीके का कार्बनिक अम्ल। अलग अलग तरीके के फर्मेंटेशन होंगे, अलग अलग तरीके के फर्मेंटेशन होंगे। मुख्यतः जो बनता है वो एसिटिक अम्ल होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। मुख्यतः जो बनता है ऑर्गेनिक अम्लों में, कार्बनिक अम्लों में, वो एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल क्या होता है भाई? एसिटिक अम्ल। और ये जो कार्बनिक अम्ल है, ये जो कार्बनिक अम्ल है भाई, कार्बनिक अम्ल, इस कार्बनिक अम्ल से अब अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? वसा बन जाएगा। अब सॉरी, इस कार्बनिक अम्ल से अल्टीमेटली क्या बनेगा? बायोगैस। अब अल्टीमेटली क्या बनेगा बेटा? बायोगैस, जिसका मुख्य कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन। जिसका मुख्य कंपोनेंट होता है मीथेन। ये पहला स्टेप, चरण एक। ये है चरण दो, और ये है चरण तीन। पहले चरण में इसको कहते हैं सोलुबलाइजेशन। सोलुबलाइजेशन यानी कि आप कहेंगे कि कंपैरेटिवली ज्यादा सोलुबल फॉर्म में, ऐसा आसानी से टूट सके ऐसे फॉर्म में, मोनोमेरिक फॉर्म में तोड़ना है। ये जो स्टेप है बेटा, इसको कहते हैं एसिडोजेनेसिस। और जो तीसरा स्टेप है ये है फाइनली मेथेनोजेनेसिस। मेथेनोजेनेसिस बेटा, मेथेनोजेनेसिस, मेथेनोजेनेसिस। इसी स्टेप में क्या होगा? मेथेन का फॉर्मेशन होगा। यही है वो स्टेप जहां पर मेथेन का फॉर्मेशन होगा। ये जो है यहाँ पर काम आएंगे, ये जो पहला स्टेप है यहाँ पर काम आएंगे वो सूक्ष्म जीव जो क्या कराते हैं? डिकम्पोजिशन कराते हैं।
अपघटन कराते हैं एक तरीके से, अपघटनीय सूक्ष्म जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव जो क्या कराते हैं अपघटन। यहाँ पर किण्वन कराने वाले सूक्ष्म जीव काम में आएंगे, किण्वन कराने वाले सूक्ष्म जीव। और यहाँ पर अल्टीमेटली काम कौन आएगा, मेथेनोजन, मेथेनोजन। और आप भी जानते हैं कि जो मेथेनोजन है कैसे होते हैं, अवायवीय होते हैं, ये सवाल पूछ लिया जाता है। मेथेनोजन उधर हम लोग पढ़ते भी हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में भी, है ना, उधर भी पढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो है मेथेनोजन, आप देखिएगा अवायवीय होते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, ध्यान से सुनेंगे आप, ये जो बायोगैस का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो सेलुलोज वगैरह है, इनका जो डाइजेशन है, सेलुलोज वगैरह का डाइजेशन, वो बहुत स्लो रेट के साथ होता है बेटा, धीरे धीरे, हौले हौले, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली होता है। तो आप देखिएगा कि जो सेलुलोज का डाइजेशन है, मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि सेलुलोज का पाचन, सेलुलोज का पाचन बायोगैस निर्माण का आरडीएस होता है, बायोगैस निर्माण का आरडीएस होता है। आरडीएस समझते हैं ना, अभिक्रिया का क्या बेटा, दर निर्धारक पद, दर निर्धारक पद यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कौन, सेलुलोज का पाचन, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन विच प्रोसेस, कौन सी प्रक्रिया में, बायोगैस के फॉर्मेशन में। भारत में वो संस्थान, आप कहेंगे भारत में यह विधि, ये जो विधि है बायोगैस के निर्माण की, यह विधि किन दो संस्थानों का बड़ा रोल है, तो आप कहेंगे यह विधि भारतीय कृषि, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्या बेटा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये याद रखिएगा। इधर लिख लेता हूं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान अर्थात IARI एवं एवं खादी व या खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग, है ना, ग्राम उद्योग भी कह देते हैं, है ना, तो खादी एवं ग्रामीण उद्योग या ग्राम उद्योग आयोग अर्थात KVIC के प्रयासों के परिणाम स्वरूप विकसित हुई, प्रयासों के परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप विकसित हुई, विकसित हुई। ठीक है भाई, ये वाली बात बेटा, ओके। तो ये अपने को ध्यान में रखना, कोई और नहीं बताने आएगा। क्या, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, और दूसरा क्या है, खादी एवं, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग यानी कि KVIC, KVIC, इसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप वो विकसित हो। ठीक है ना, चलिए। तो ये दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें बेटा हम लोगों ने पढ़ ली। एक तो हमने क्या पढ़ा, पहले पहले हम लोगों ने पढ़ लिया वाहित मल के उपचार में सूक्ष्म जीव, है ना, और फिर बच्चों हमने पढ़ लिया यहाँ पर बायोगैस निर्माण में सूक्ष्म जीव। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये आप देख रहे हो, ये जो बेटा पूरी प्रक्रिया है, ये स्टेप यहाँ पर हो रहे हैं भाई, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है बताओ मुझे,
सबसे पहले तो आपको गोबर और पानी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लरी कहते हैं, स्लरी, ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लरी कहते हैं, स्लरी। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, करदम यानी कि स्लरी, करदम या स्तरी या स्लरी, वो डालेंगे। फिर यहां पर ये पूरा काम होगा। यहां से आपको क्या हो जाएगा, आप देखेंगे जब ये यहां से आपको बायोगैस मिलेगी, इस गैस होल्डर में इकट्ठी होती रहेगी। ये एक आउटलेट है, ये बाहर का निकास है। और जो आपंक है, आपंक, आपंक, जिसको आप क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, वो बेटा यहां से बाहर आ जाएगा। आपंक जो है वो यहां से बाहर आ जाएगा। यानी अंदर जाने का यहाँ पर क्या है, एक रास्ता है, लेकिन बाहर निकलने के यहाँ पर क्या है बेटा, एक और एक, ये दो रास्ते हैं। यानी कि ये जो क्या है आपका बायोगैस का संयंत्र है, बायोगैस संयंत्र, इसमें एक इनलेट है, अंदर जाने का एक रास्ता है, और दो आउटलेट है, यानी कि बाहर जाने के दो रास्ते हैं। इनलेट कितना है भाई, एक, लेकिन आउटलेट कितना है, दो। मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये बायोगैस संयंत्र में, बायोगैस संयंत्र में इनलेट कितना है, एक, आउटलेट यानी कि निकास, जहां से निकला जा सके, वो कितने बेटा, दो हैं। निकास कितने हैं, दो हैं। चलिए भाई, ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद में आपको पढ़ाएंगे जैव नियंत्रक, जैव नियंत्रक कार्य के रूप में सूक्ष्म जीव। ठीक है भाई, जैव नियंत्रक कार्य के रूप में सूक्ष्म जीव, जैव नियंत्रक कार्य के रूप में सूक्ष्म जीव, जैव नियंत्रण कार्य के रूप में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। जी भैया, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है ना, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, ये पढ़ना है, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, चलिए, जैव नियंत्रण का क्या मतलब है, जैव नियंत्रण का क्या मतलब है, तो जैव नियंत्रण का सिंपल सा मतलब हो जाएगा कि पादप रोग एवं, पादप रोग एवं कीट पतंगों के नियंत्रण हेतु, नियंत्रण हेतु जैविक तरीके, कोई भी ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, जिनके द्वारा जो इंसेक्टिसाइड है, जो क्या है बेटा, इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं बेटा, इंसेक्ट्स, और जो पेस्ट हैं, तो बायोलॉजिकल तरीके से हम उन्हें दूर करते हैं। और खास बात इसका एक फायदा ये होता है कि रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम होती है, रासायनिक कीटनाशकों पर, रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम होती है, रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम होती है। आइए, अब जैव नियंत्रण कार्य के रूप में क्या क्या प्रयोग में लिए जाते हैं, मैं आपको एक एक करके सारी चीजें समझा देता हूँ, है ना, एक एक करके जो है सारी चीजें बेटा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं आपको ड्रैगन फ्लाई के बारे में बताऊंगा, ड्रैगन फ्लाई, ठीक है ना, ड्रैगन फ्लाई, या उससे पहले हम लोग बात कर सकते हैं लेडी बर्ड के बारे में, एक एक करके समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे किसकी, लेडी बर्ड की, ठीक है ना, लेडी बर्ड।
लेडी बर्ड। लेडी बर्ड में क्या है, लाल काली धारियां दिखेंगी आपको, लाल काली धारियां। और ये एफिड पर नियंत्रण रखता है, एफिड को नियंत्रित करता है, एफिड को नियंत्रित करता है भाई। ठीक है, यहीं पर मैं आपको दूसरा पढ़ा देता हूं, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई को हम प्रयोग करते हैं कि हमें मच्छरों से छुटकारा मिले। किससे छुटकारा मिले भाई, मच्छरों से। अच्छा, मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए एक और तरीका होता है हमारे पास। हम लोग क्या करते हैं बेटा कि ये जो गेम्बूसिया नाम की मछली होती है, लार्विसाइडल फिश है, लार्वा वार्वा खा जाती है मच्छर के। तो जहाँ पर पानी वगैरह इकट्ठा होता है, तालाब है, झरना है, उसमें हम लोग गेम्बूसिया इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो मॉस्किटो पॉपुलेशन जो है डिक्रीज हो जाती है और मॉस्किटो से बच जाते हैं। ठीक है, तीसरा है बच्चों यहाँ पर ट्राइकोडर्मा, है ना, आप कहेंगे ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा जो है वो एक मुक्त जीवी कवक है। ट्राइकोडर्मा जो है वो एक मुक्त जीवी कवक, मुक्त जीवी कवक, मुक्त जीवी कवक। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना, तो आप कहेंगे कि ये पादप के या पादप में मूल पारितंत्र में उपस्थित, पादप में मूल पारितंत्र में उपस्थित रूट इकोसिस्टम जो है प्लांट का, वहां पर उपस्थित है। और बहुत सारे पादप रोगों में ये क्या है, लाभकारी है, बचाता है प्लांट को। ठीक है, इसमें खास बात आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कवक देखते ही हम ये समझ लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनका जो है एक ऐसा संबंध है इनके साथ माइकोराइजा टाइप का। नहीं भाई, माइकोराइजा टाइप का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर ये मुक्त जीवी है, ये खास बात जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या है ये बेटा, मुक्त जीवी, मुक्त जीवी कवक है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इजा मुक्त जीवी कवक, ट्राइकोडर्मा इजा मुक्त जीवी कवक। बच्चों चौथा हो जाएगा जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाना चाहता हूँ, बैसिलस थ्रूजिएंसिस। अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं इसको, बैसिलस थ्रूजिनेसिस या थ्रूजिएंसिस, जैसा आप पढ़ना चाहें। शॉर्ट में इसे बीटी कह दिया जाएगा, बीटी। ठीक है ना, ये क्या है, सूक्ष्म जीव है, जैव नियंत्रणकारी है। मेनली इसका जो प्रयोग किया जाता है तितली के लार्वा के नियंत्रण में किया जाता है, तितली लार्वा का नियंत्रण। ठीक है, तितली के जो लार्वा है उसको ये नियंत्रण में लिया जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसके शुष्क बीजाणुओं की जो ड्राई स्पोर की जो थैली है, ऐसे लिखता हूं कि शुष्क बीजाणुओं को पानी में मिला दिया जाता है, बाकी आप समझ जाओ, पानी में मिला देते हैं। तो इसके जब शुष्क बीजाणुओं को आप पानी में मिला देते हैं और फिर ये ऐसा पानी जिसमें कि इसके स्पोर्स मिले हुए हैं, सरसों में या बाकी किसी भी प्लांट में, जब आप उसको क्या करते हो, पानी को डालते हो और फिर लार्वा जो है, लार्वा उनकी पत्तियां ऐसी कोई भी चीज खाता है तो ये स्पोर्स उसके अंदर चले जाते हैं, फिर वहाँ टॉक्सिन निकलता है और वो मर जाते हैं, लार्वा जो है मर जाता है। कैटरपिलर को मारता है, बाकी कीटों को हानि नहीं पहुंचाता है। और इसकी जो बाकी की डिटेल है, बीटी कॉटन वगैरह, ये आप लोग और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं किस चैप्टर में, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। यहाँ पर हमें इतना ही याद रखना था। और
4 नहीं, यहाँ पर 5 लिखना है भाई। अगला है बकुलो वायरस। बैक्यूलो वायरस भी लिख के आ सकता है, बकुलो वायरस। ठीक है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस इसका वंश है। वंश है इसका न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस यानी कि एनपीवी। क्या करता है ये, बताइए जरा, क्या करता है? पहली बात तो ये क्या है, प्रजाति विशेष है। ठीक है ना, प्रजाति विशेष यानी कि स्पीसीज स्पेसिफिक। संकीर्ण परास, नैरो स्पेक्ट्रम। संकीर्ण परास यानी कि नैरो स्पेक्ट्रम। और क्या हो जाएगा, कीटनाशी। रेंज कम है लेकिन है बहुत इफेक्टिव। ऐसा नहीं कि किसी को भी मारने चला जाएगा, ये जो इसके टारगेट इंसेक्ट है ये उन्हीं को मारता है बेटा। किसको मारता है भाई, ये मारता है अपने टारगेट इंसेक्ट को। टारगेट इंसेक्ट को खत्म करता है बेटा ये। किसको खत्म करता है, ये खत्म करता है अपने टारगेट इंसेक्ट को। ठीक है ना, अपने टारगेट इंसेक्ट को ही खत्म करता है ये, हर किसी को खत्म नहीं करता है, ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, प्रजाति विशेष मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, क्या क्या लिखा बताओ जरा। प्रजाति विशेष संकीर्ण परास कीटनाशी है ये, एनपीवी न्यूक्लियल पॉलीहेड्रोवायरस का वंश। मैं आपको बताऊं कि ये बाकी के जो इसके नॉन टारगेट इंसेक्ट हैं, नॉन टारगेट, आप कहेंगे लक्ष्य विहीन कीट, लक्ष्य विहीन कीट। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं पादप स्तनधारी मछली पक्षी, पादप स्तनधारी मछली पक्षी इत्यादि पर कोई हानिकारक प्रभाव इसका नहीं होता है। कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं होता है, कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं होता। केवल और केवल किसको मारता है, अपने टारगेट को मारता है। आपको भी क्या करना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पे ध्यान देना है। अरे तो वैसे भी एग्जाम का टाइम है, 2 ही महीने बचे हुए हैं, समझ रहे हो। ये नहीं कि अब इस टाइम पे कुछ भी करना शुरू कर दो, अभी आईपीएल शुरू हो जाएगा, आईपीएल देख रहे हो सट्टेबाजी, नहीं, ये सब नहीं करना होता है बेटा, बेकार चीजें है ना। अभी कोई प्रोडक्शन करेगा, कुछ भी करेगा, उनका काम है भाई, उनको जितना पढ़ना लिखना था वो पढ़ लिख चुके, उनको जितना पढ़ना लिखना था वो पढ़ लिख चुके। आपकी भाई सब बैंड बच जाएगी अगर आपने नेतागिरी करी तो। इसलिए आपको किस पे ध्यान देना है, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका जैव नियंत्रणकारी के रूप में सूक्ष्म जीव। यहीं पर मैं आपको एक और चीज पढ़ाऊंगा, एकीकृत पीडक प्रबंधन। ठीक है भाई, क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर, एकीकृत पीड़क प्रबंधन, खतरनाक चीज है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। और ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, ठीक है ना, क्यों जरूरी है मित्रों। भाई मान लीजिए आपने क्या किया, कहीं पर कुछ ऐसा किया कि एकीकृत पीड़क प्रबंधन, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, मुद्दे की बात समझो, फिर मैं हिंदी में लिख दूंगा जो लिखना है मुझे। आप कहेंगे ये विशेषकर तभी वांछनीय है, सुन लीजिए, विशेषकर तब वांछनीय होता है, तब वांछनीय होता है जब लाभप्रद
या लाभकारी कीटों का संरक्षण किया जाए, संरक्षण किया जाए या संरक्षण किया जाता है। या फिर या फिर संपूर्ण, या फिर कोई एक ऐसा पूरा पूरा एरिया आप ले रहे हो बेटा, ठीक है ना, कोई ऐसा पूरा का पूरा आप एरिया ले रहे हो, या फिर जब संपूर्ण पारितंत्र सुग्राही क्षेत्र का उपचार हो। ये तो पता चल गया कि ये होता कब है, किया किस लिए जाता है ना, किस लिए किया जाता है बेटा, ये इसलिए किया जाता है कि आप क्या करें बताइए। कीड़ा जो है, मतलब आप ऐसे समझिए कि इंसेक्ट भी बचा रहे, कीड़ा भी बचा रहे, और कीड़ा क्या करे, कीट फसल को कम से कम नुकसान पहुंचाए, फसल को कम से कम नुकसान पहुंचा पाए। मैं समझाता हूं। मान लीजिए कोई कीड़ा है, कोई कीड़ा है बेटा, वो आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको कुछ इस तरीके का प्रयोग नहीं कर देना कि पूरा जो है सारे कीड़े खत्म हो जाएं उस कीड़े के चक्कर में, कोई लाभकारी कीड़ा वो खत्म हो जाए, या अगर कोई इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया वहां पे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाए। हमें डाइवर्सिटी को, उस इकोसिस्टम को सस्टेनेबल बनाए रखना है, उसके कायम रखना है उसको। ऐसा नहीं है कि भाई फसल बचनी चाहिए बाकी पूरा जो है स्वाहा होता है तो होने दो, नहीं, पूरा स्वाहा नहीं होने देना, उसको भी बचाना है। तो इसलिए ये किया जाता है एकीकृत पीड़क प्रबंधन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, कि वो भी बचा रहे और फसल भी बची रहे, है ना, सब कुछ बचा रहे भाई। चलो, अब फाइनली मैं आपको इस चैप्टर की आखिरी हेडिंग पढ़ाने जा रहा हूं, जैव उर्वरक के रूप में, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। जब आप इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं आप बढ़ रहे होते हैं किधर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। आप ये चाहते हैं कि, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह हम कराएं, जैविक कृषि कराएं। इससे क्या होगा, और जो रासायनिक, अच्छा, जब आप सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करेंगे इस प्रकार से तो रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता भी कम होगी, निर्भरता भी कम होगी भाई। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह कराने की जरूरत है क्योंकि इतना ज्यादा फर्टिलाइजर वगैरह यूज हो रहा है। अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक प्रयोग करने का जो सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान है वो यही है कि इसकी वजह से बाकी अन्य प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं जो है उत्पन्न हो रही है। इसमें सबसे पहले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे कुछ जीवाणु के बारे में। जैसे बहुत सारे जीवाणु जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं भाई, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। और जब वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं तो कई बार वो सहजीवी संबंध प्रदर्शित करते हैं और कई बार वो मुक्त जीवी होते हैं। कुछ भी हो सकता है भैया, वो जो है सहजीवी भी हो सकते हैं और मुक्त जीवी भी हो सकते हैं। जैसे सहजीवी में जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं वो है राइजोबियम। पहले एक चैप्टर हुआ करता था मिनरल न्यूट्रिशन, खनिज पोषण नाम का, अभी वो सिलेबस में नहीं है, नहीं तो पहले तो हम लोग उसको पूरा डिटेल में पढ़ते ही थे। मुक्त जीवी में भी दो नाम है, एक है
एजोटोबैक्टर या एजोबैक्टर कह लीजिए, एजोटोबैक्टर भी होता है, और एजोस्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलम भाई, एजोस्पाइरिलम। ठीक है, बढ़िया। दूसरा क्या हो जाएगा बताइए जरा। दूसरे नंबर पे हम लोग बात कर सकते हैं नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी की। नीलहरित शैवाल अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी क्या करते हैं आप जानते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कराते हैं। क्या कराते हैं भाई? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कराते हैं, आप बढ़िया से जानते हैं। ठीक है भाई, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जुखाम ने बैंड बजा रखी है यार। जैसे नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक है, एनाबीना है। ठीक है जी, नॉस्टॉक है, एनाबीना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ऑस्लेटोरिया है, ऑस्लेटोरिया। तो ये सब क्या है, क्या है ये सब? ये बीजीए बेटा, बीजीए। और ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं बेटा बताइएगा जरा मुझे। ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं। यहाँ पर एसपी पॉइंट लिख देता हूँ। एनसीईआरटी ने लिखा है कि धान के खेत में भी ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है, तो कह रहे हैं कि बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी करता है। नाम बताइए उसका, एलोसिरा। एलोसिरा एक ऐसा बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो क्या कराएगा बताइएगा जरा मुझे। जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराएगा, कहाँ पर कराएगा भाई? पैडी फील्ड्स में, धान के खेत में। और आखिरी में हमें पढ़ना है कवक मूल, यू नो, माइकोराइजल रूट। कवक, कवक क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव, ऐसा सूक्ष्म जीव, कवक जो है ऐसा सूक्ष्म जीव जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये बेसिकली क्या करते हैं बेटा, कवक मूल बनाते हैं, माइकोराइजल रूट। जो उधर आप फंजाई वाले चैप्टर में पढ़ते हुए आए हो कि कवक जब बीजीए और या फिर ग्रीन एल्गी या एल्गी के साथ सहजीवी संबंध बनाता है उसे लाइकेन कहते हैं। और कवक जब उच्च पादपों की मूल के साथ सहजीवी संबंध बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कह देते हैं कवक मूल, माइकोराइजल रूट। जैसे अगर आप बात करें ग्लोमस की, ग्लोमस क्या करता है? ग्लोमस बनाता है भाई कवक मूल। और जब ये कवक मूल बनते हैं तो पादप को क्या क्या लाभ है वो भी मैं यहीं पर बता देता हूँ। पादप को लाभ, मेन तो मैं यहाँ पर प्लांट को ही फायदा पहुंचाना है। तो प्लांट को क्या क्या लाभ होते हैं? बात नंबर एक, फास्फोरस का अवशोषण करता है ये कवक और प्लांट को दे देता है, ले प्लांट फास्फोरस ले ले। और क्या करता है? तो आप देखेंगे कि जो ये जो माइक्रोराइजल रूट में जो फंगल पार्टनर है, फंगल पार्टनर, वो रोगजनक के प्रति रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोधकता भी बढ़ाता है। रोगजनक के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाता है। और क्या करता है, और क्या करता है बेटा, और क्या करता है, और क्या करता है? तो आप कहेंगे कि लवणता यानी सॉल्ट कंसंट्रेशन, लवणता व सूखे के प्रति, सूखे के प्रति सहनशीलता बढ़ाता है प्लांट की, है ना। सहनशीलता बढ़ाता है भाई, सहनशीलता। और क्या करता है, और क्या करता है? जो रूट बॉर्न पैथोजन होते हैं बेटा, क्या होते हैं? रूट बॉर्न पैथोजन, क्या कहते हैं उसको? मूलावा तोड़, मूलवा तोड़ अर्थात रूट बॉर्न पैथोजन, रूट बॉर्न पैथोजन के प्रति, के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाते हैं। भाई जलवायु जलवायु प्लांट का तो
पैथोजन के प्रति जो है रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है ना, वही रोगजनक के प्रति वही वाली बात है। अगर देखा जाए तो दूसरा और चौथा पॉइंट सेम ही है। और क्या कर रहा है बेटा, लवणता और सूखे के प्रति सहनशीलता बढ़ा दे रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो उनकी कुल वृद्धि है ना, कुल वृद्धि यानी कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट है और जो ग्रोथ है, कुल वृद्धि व विकास को कुल वृद्धि व विकास को प्रोत्साहित करता है। कुल वृद्धि व विकास को प्रोत्साहित करता है। ठीक है जी, चैप्टर पूरा हो गया बच्चों। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए मुझे फटाफट से बता दो। अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, अब मैं उसको 2-3 दिन में ऑर्डर करूंगा अगर कर पाया तो मैं जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर सबसे बाद के लिए बचा के रख रहा हूँ, ताकि जब डिजिटल बोर्ड आ जाए तो उस पर पढ़े, और नहीं आता है तो फिर देखते हैं क्या हो पाता है, किसी से बात करते हैं, किराए राय पे पढ़ा लें 1-2 महीना। फिर भी अगला चैप्टर कौन सा चाहिए एक बार आप कमेंट करिएगा। क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, एक बार सिलेबस में पूरा पढ़ा लूँ, तो जब पूरा सिलेबस पढ़ जाएगा तो मैं आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी भी कराऊंगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी कोई ना कोई सीरीज जरूर लाऊंगा। ठीक है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी कोई ना कोई सीरीज जरूर आएगी। तो ये जो हमारा पहला चैप्टर था ये आपने पढ़ लिया है। आपका होमवर्क ये है बेटा, आपका होमवर्क ये है, एक तो आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए और एनसीईआरटी रीडिंग कर लीजिए, एनसीईआरटी रीडिंग। ठीक है, अभी अगर पॉसिबल होता है तो या तो बाद में मैं डीपीपी का ऐसा कोई बेटा प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा आपको। तो ये आपका होमवर्क। ठीक है, चलिए, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।